मेरी आज की स्टोरी सच में मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस केस के अंदर आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा केस है। विकी, ये तू क्या कर रहा है, क्यों ये ऐसे नॉर्मल से केस सुना रहा है? बट जब आप इसकी एंडिंग उसको देखेंगे तो वो आपने लिटरली कभी माइंड में गैस नहीं करी होगी। इतनी अजीब एंडिंग मैंने आज तक लिटरली किसी केस की नहीं देखी। और दूसरी बात, ये केस सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। इसके अंदर मैं बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स के बारे में बात करूँगा, सो प्लीज़ व्योर डिस्क्रिप्शन इज़ एडवाइज्ड। ये केस लिखते टाइम मेरी आंखों के अंदर पानी था और रुमाल की ज़रूरत या फिर टिश्यू पेपर की ज़रूरत आपको भी पड़ेगी। प्लीज़ आप वो अपने पास रखिएगा। और इस वीडियो के ऊपर मुझे कुछ खास लाइक्स वाइक्स नहीं चाहिए। आपका मन करे तो कर दीजिएगा, वरना मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें जर्मनी के कर्नन शहर के पास जाना पड़ेगा। और यहीं पर रहा करता था 18 साल का डेनिस ई नाम का ये लड़का। अब ये क्योंकि केस जर्मनी का है, तो जर्मनी के केसेस में जितने भी विक्टिम होते हैं या फिर जो जितने भी कल्परिट होते हैं, इनकी ना तो कोई खास डिटेल्स बाहर निकल पाती, ना ही कुछ खास इमेजेस बाहर आ पाती, ना ही विक्टिम की पहचान कभी बाहर आ पाती। तो कुछ ज़्यादा इमेजेस इससे रिलेटेड नहीं है। बट ये केस सच में बहुत ही ब्रूटल। अब ये डेनिस ई 18 साल का, वो कहते हैं ना बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, बिल्कुल यही था डेनिस ई 18 साल का। क्योंकि जब भी ये स्कूल में था तो इसके लिए सस्पेंशन लेटर स्कूल से मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ इसी बात पर, क्योंकि ये आसपास के अपने जितने भी बच्चे थे इसके क्लासमेट्स, उनको सारा दिन धमकाता रहता, डांटता रहता। इनफैक्ट कई बार तो इसने स्कूल के अंदर अपने फ़ोन में ला लाकर वीडियोस तक दिखाई, वो भी बहुत ही ब्रूटल मर्डर्स की। अब जैसे ही वो वीडियोस और बच्चे देखते तो ऑब्वियसली वो सारे ट्रॉमा में चले जाते। इनफैक्ट उसने एक 16 साल की लड़की को भी वो वीडियोस दिखाई और उसको धमकी दी कि जैसे इस वीडियो में इसका मर्डर किया गया है वैसे ही मैं तेरा भी करूँगा। अब जैसे ये बात स्कूल वालों को पता चली तो ऑब्वियसली तुरंत उसको दोबारा से स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बेशक डेनिस के बाप के पास बहुत तगड़ा पैसा, बहुत मोटा उनका कारोबार, तो ऑब्वियसली डेनिस के पास भी बहुत अच्छा खासा पैसा था। इनफैक्ट डेनिस के 18वें बर्थडे के ऊपर इसके बाप ने इसको एक मर्सिडीज तक गिफ्ट करी और उसी मर्सिडीज के अंदर अब ये डेनिस स्कूल के अंदर आने लगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, अच्छा खासा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप ये डेनिस ई, और इसके पास मर्सिडीज भी है। अब जैसे ये अपनी मर्सिडीज लेके स्कूल में आता तो ऑब्वियसली सबके ऊपर बहुत ही तगड़ा रौब पड़ता। लेकिन फिर भी इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई लड़की नहीं थी। ये काफ़ी परेशान था इस चीज़ को लेकर कि उसकी कोई पार्टनर नहीं बन रही, कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आती, कोई भी उसके पास नहीं आती। और इसके पीछे खास रीज़न था उसकी रेपुटेशन, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर डेनिसी की रेपुटेशन कुछ ऐसी थी कि इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखो। लड़कियां भी उससे बहुत ज़्यादा डरती, कोई उससे आके बात नहीं करती, कोई भी उसके साथ कुछ काम नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं। बट 7 फरवरी 2007 का दिन आ चुका था और ये दिन कुछ अलग था डेनिस ई के लिए, क्योंकि उसकी क्लास के अंदर एक नई लड़की 16 साल की सेशन नाम की, उसने नया एडमिशन लिया। अब जैसे ही सेशन पहले दिन अपने स्कूल के अंदर आई और अपने बेंच के ऊपर आकर बैठी, तो जैसे ही इस डेनिस ई ने देखा कि नया एडमिशन आया है, ये डेनिस सेशन के साथ पहले ही मोमेंट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। असल में सेशन की इससे पहले की पढ़ाई जर्मनी के दूसरे ही शहर स्टॉगार्ट के अंदर हुई थी। और जब इसने यहाँ एडमिशन लिया तो ऑब्वियसली सबको बहुत अच्छी लग रही थी, जिसी से भी सेशन मिलती सबको बहुत अच्छा नेचर लगा सेशन का। लेकिन सेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड, वो हर किसी से बात करना पसंद करती। इनफैक्ट सेशन को अटेंशन इतनी ज़्यादा पसंद थी कि अगर मान लीजिए रूम के अंदर 4-5 लोग बैठे हैं और अगर वहां पर सेशन भी मौजूद है तो सबको पता होना चाहिए कि सेशन यहां पर है, उसके बारे में बातें होनी चाहिए, सेशन को कोई नोटिस करने वाला होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं किया सेशन को नोटिस तो सेशन इस बात से गुस्सा होकर अपना ग्रुप छोड़कर भी जा सकती थी। बट अपने स्कूल के पहले दिन से ही जैसे ही डेनिस ने सेशन को नोटिस किया था, उसी शाम स्कूल की छुट्टी होते ही डेनिस ने सेशन के पास अप्रोच किया और उसके सामने अपना प्रपोजल रखा। अब सेशन को उस टाइम तक कोई भी अंदाजा नहीं था कि डेनिस ई किस टाइप की बीमारी है, किस टाइप का बाऊजी है ये, उसको कोई आइडिया नहीं था। अब क्योंकि वो एक्सट्रोवर्टेड थी, उसको भी मज़ा आने लगा डेनिस के साथ बातें करने में। और धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब क्योंकि रिलेशनशिप में आ चुके थे तो ऑब्वियसली सेशन की पढ़ाई के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। ना सिर्फ सेशन की ग्रेड्स बहुत ज़्यादा गिरती जा रही थी, बल्कि मजबूरन डेनिस ई के कहने पर सेशन को अपना स्कूल बंक करना पड़ता। और जब ये बात उसके माता पिता को पता चली तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए सेशन के ऊपर। उन्होंने सेशन को अपने पास बैठाया, डेनिस ई को भी अपने पास बुलाया। और जब उन्होंने डेनिस ई को फेस टू फेस देखा तो वो लग ही नहीं रहा था कि कहीं से भी 18 साल का लड़का है। ऑब्वियसली उसकी उम्र उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इसी बात से गुस्सा होकर सेशन के माता पिता ने सेशन को क्लियर कट मना कर दिया कि इसके साथ नहीं चल पाएगी तेरी
सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। बट अब एक टीनेजर जिसके सामने उसका पार्टनर मर्सिडीज के अंदर घूमता हो, अच्छा खासा पैसा उड़ाता हो, पार्टीज करता हो, अपने घर के ऊपर प्राइवेट पार्टीज वगैरह अरेंज करता हो, तो ऑब्वियसली एक 16 साल की लड़की जिसके लिए अभी उसको अपनी पढ़ाई कुछ खास जरूरी नहीं दिख रही, उसको अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना, पार्टीज करना, दारू वगैरह पीना, ये सब कुछ ज्यादा जरूरी लग रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ सेशन ने भी यही सब कुछ चूज किया। और टाइम बीतने के साथ साथ सेशन को समझ आने लगा कि वो जिस पर्सन को डेट कर रही है, वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है, ये कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस डेनिसी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। सेशन के लिए वो इतना ज्यादा पोसेस्ड हो चुका था कि ना सिर्फ उसने सेशन के मोबाइल में से उसके सभी मेल दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए, उसकी जितनी भी सोशल मीडिया की आईडी थी वहां से सारे मेल दोस्तों को अनफ्रेंड कर दिया, बल्कि वो हर महीने सेशन को एक नया सिम कार्ड ला कर देता ताकि वो अपने फोन के अंदर उसको यूज करे। और वो नंबर सिर्फ डेनिसी के पास था। सेशन के माता पिता तक को भी नहीं पता होता था कि आखिर सेशन ने नंबर कब बदल लिया और कैसे बदल लिया। और इस रिलेशनशिप को शुरू हुए अभी सिर्फ 6 महीने के आसपास का टाइम ही बीता था कि दोनों फाइनली इंटीमेट होने के लिए एक पर्सनल स्पेस के अंदर थे। लेकिन जैसे ये दोनों इंटीमेट हुए और इस इंटीमेसी के प्रोसेस के बाद इस डेनिस ई ने सेशन से क्लियर कट पूछा कि क्या तुम वर्जिन थी। तो यहाँ सेशन ने कहा कि हाँ मैं वर्जिन थी। लेकिन यहाँ डेनिसी को फील हो रहा था कि यहाँ सेशन वर्जिन नहीं थी, जिसके साथ अभी अभी उसने संबंध बनाए थे। उसको पता लग चुका था कि नहीं, सेशन वर्जिन नहीं है। और वो इस बात पर सेशन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। उस टाइम पर तो दोनों अपने अपने घर चले गए। सेशन अपने घर जा चुकी थी। डेनिस ई बहुत ही गुस्से में अपने घर पहुंचा और उसने जाकर सारा सेशन का गुस्सा अपनी माँ के ऊपर उतार दिया। अपनी माँ की बेरहमी से पिटाई कर दी, घर में चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी, सिर्फ इस बात के ऊपर क्योंकि उसकी पार्टनर वर्जिन नहीं थी। बट इन सब के बाद जहां डेनिसी अभी तक सिर्फ पॉसेसिव था, बल्कि अब वो कंट्रोलिंग नेचर का भी बहुत ज़्यादा बन चुका था। उसने प्रॉपर पूरे तरीके से सेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने मेल दोस्तों दूर की बात, जितने भी फीमेल फ्रेंड्स थी सेशन की, उनसे तक मिलना बंद कर दिया। स्कूल से सीधा सेशन को जाते टाइम, अपने घर पर जाते टाइम पहले यहाँ डेनिस ई से मिलकर जाना उसके लिए कंपलसरी कर दिया। और अगर एक दिन भी मिस होता, सेशन अगर मिलने के लिए नहीं आती डेनिस ई से, तो डेनिस उसकी बहुत गंदी तरह पिटाई करता। सेशन ने फिर भी सारा कुछ अपने क्लासमेट्स को बताया जिनके साथ वो पढ़ रही थी। और सबने बताना शुरू किया कि डेनिसी का हमें पहले से ही पता था कि वो इस टाइप का है, बहुत ज़्यादा अजीब सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। लेकिन फिर भी सेशन को सच्चा प्यार हो चुका था डेनिसी के साथ और वो इसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। लेकिन फिर भी सभी के समझाने पर कि वो तुमको कंट्रोल कर रहा है, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है, वो तुमसे शादी वादी नहीं करेगा, कुछ भी ऐसे ही चला जाएगा। और ये सब बातें माइंड में लेकर 12 अगस्त 2007 का दिन आ चुका था। लगभग 6 महीने से थोड़ा ही ऊपर टाइम हुआ था इन दोनों के रिलेशनशिप को चलते हुए। और तभी 12 अगस्त 2007 के दिन सेशन ने क्लियर कट मना कर दिया डेनिसी को कि नहीं, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती, तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो चुके हो, मेरी लाइफ तुम खराब कर रहे हो और मैं इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। उस टाइम पर तो डेनिसी बिल्कुल चुप रहा, उसने सेशन को जाने दिया। सेशन अपने घर पहुंच चुकी थी। बट अगले दिन सेशन के पास एक लेटर रिसीव हुआ उसके घर पर ही। और ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि डेनिस ई ने भेजा था। उसके अंदर लिखा हुआ था कि सेशन, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, तुमको अगर जाना है मुझे छोड़कर तुम जा सकती हो, तुम बिल्कुल फ्री हो, लेकिन एक अंतिम बार तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ ताकि हम अच्छे से सब कुछ एंड कर सकें। उस लेटर को पढ़कर सेशन ने सोचा कि ठीक है, एक बार मिलने की ही तो बात है, जाकर मिल आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसी शाम, मतलब कि जब लास्ट टाइम मिली थी उससे अगले दिन शाम होते होते जो एड्रेस उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था उस जगह पर सेशन पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने 10-15 मिनट डेनिसी का वेट किया और डेनिस वापस अपनी गाड़ी लेकर वही मर्सिडीज वहां पहुंचा। गाड़ी साइड में पार्क करके दोनों अंदर गए और अंदर जाते ही सेशन समझ चुकी थी कि वो एक बहुत ही गंदे ट्रैप के अंदर फंस चुकी है। जी हाँ, अंदर जाते ही डेनिसी ने अपने पास रखा हुआ एक पेन और पेपर निकाला और ये पेन और पेपर सेशन के सामने रखा। उस पेपर को सामने रखते ही डेनिस ई ने सेशन को कहा कि सेशन, मुझे पता है तुम वर्जिन नहीं थी मुझसे मिलने से पहले, इसलिए तुम इस पेन को पकड़ो और इस पेपर के ऊपर उन सब के नाम लिखो जिस जिसके साथ तुमने संबंध बनाए हैं, जिस जिसके साथ तुम सोई हो। अब उस टाइम पर सेशन बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने वो पेन पकड़ा और धीरे धीरे नाम लिखने शुरू किए। उस लिस्ट के अंदर उसने टोटल 7 नाम लिखे। इन 7 नामों को एक एक पढ़कर और उन सब की आइडेंटिटी कंफर्म करी इस डेनिस ई ने सेशन के साथ। और सेशन सब कुछ बताती गई कि हाँ, ये भी था मेरा, ये भी था मेरा, ये भी पास था मेरा। तो सब कुछ पूछने के बाद डेनिस ने एक ही लाइन कही और वो थी कि मैं इन सब से बदला लूंगा, मैं इन सब की जान ले लूंगा।
ये बात बोलकर डेनिस वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठा, उसको स्टार्ट करके वहां से सीधा अपने एक और दोस्त 23 साल के काई के पास जा चुका था। अब ये काई एक अलग लेवल की बीमारी, ये बीमारी असल में बहुत लंबे टाइम से पुलिस वालों से बचती हुई आ रही थी। काई की भी अपब्रिंगिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसके माता पिता ने पैदा होने के कुछ सालों बाद ही इसे छोड़ दिया था लावारिस, और इसे अनाथ आश्रम वालों ने पाला। लेकिन धीरे धीरे बड़े होने के साथ इसने वही क्राइम की दुनिया के अंदर कदम रखा, कभी किसी के साथ लूटमारी कर ली, कभी किसी को पीट दिया, डकैती डाल ली, कभी कोई लड़की वगैरह छेड़ दी। इन्हीं सब की वजह से पुलिस वालों के साथ इसका आना जाना था, काफी अच्छे से वो इसकी सेवा करते थे। लेकिन फिलहाल वो फरारी पर चल रहा था, और जैसे ही डेनिस अपनी गाड़ी लेकर काई के पास पहुंचा, उससे सिर्फ एक ही सवाल बातों बातों में पूछा कि काई किसी की जान इजी तरीके से कैसे लेते हैं। ये पूछ तो ऐसे रहा था जैसे हलवा मांग रहा हो। काई ने सब कुछ डिटेल में समझा दिया डेनिस को कि आखिर किसी के साथ कांड कैसे बैठाया जाता है, और ये सारी जानकारी लेकर डेनिस वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और अपने पहले विक्टिम के पास गया। वहां जाकर उसका दरवाजा खटखटाया, और काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। डेनिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और अपने दूसरे विक्टिम के पास गया। दूसरे विक्टिम का जब जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तो जिसका नाम लिखा हुआ था उसी ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के साथ ही इस डेनिस ने उसको पकड़कर बहुत जोर से उसको पीटना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली एक अननोन आदमी आकर एक दूसरे लड़के को पीट रहा था। वो लड़का चिल्लाने लग गया जोर जोर से। अंदर से उस लड़के की माँ भागकर गेट पर आई और देखा कि सामने डेनिस उसके बेटे को पीट रहा है। तो बीच में उसने इंटरफेयर किया, जिस वजह से ये लड़ाई वहीं पर छूट गई। लेकिन अभी भी काफ़ी चोट उस लड़के को आ चुकी थी, जिसके बाद ये डेनिस अपनी गाड़ी में बैठा और वापस वहां से भाग चुका था। जिसके बाद कुछ दिन और बीत गए और अब बारी थी डेनिस के तीसरे विक्टिम की। ये था 18 साल का येन श्नाइडर नाम का लड़का। और जब सेसन ने डेनिस को इस येन श्नाइडर के बारे में बताया था तो सेसन ने बहुत ही खुलकर बताया था कि येन श्नाइडर ने ना सिर्फ उसके साथ संबंध बनाए बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करी थी पहली बार उसने, और बाद में उसने उसको ब्लैकमेल तक करना शुरू किया और मजबूरन मेरे को उसके साथ संबंध बनाने पड़े। अब जैसे ये बात डेनिस ई ने सुनी, डेनिस के अंदर आग लग चुकी थी बदला लेने की इस येन श्नाइडर के साथ। इन 7 नामों में से सिर्फ एक येन श्नाइडर ही था जो कि मेन विक्टिम होने वाला था अब इस डेनिस ई का, क्योंकि डेनिस ई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर सेसन के साथ उसने जबरदस्ती की तो की कैसे। अब इससे पहले कि मैं आपको केस में आगे लेकर जाऊं, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये येन श्नाइडर था क्या, ये क्या करता था, इसकी लाइफ कैसी थी। असल में येन श्नाइडर का जन्म फ्रांस के एल्सास के अंदर 14 अक्टूबर 1988 के दिन हुआ। बट क्योंकि अब येन के पिता म्यूजिकल थेरेपिस्ट थे, इसलिए उनकी जॉब अलग अलग जगहों पर लगती रहती थी, और 1990 तक आते आते येन सिर्फ 2 साल का था तब उसके माता पिता जर्मनी के कर्नल शहर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। अब यहीं पर येन श्नाइडर की अपब्रिंगिंग होने वाली थी। उसकी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, बहुत अच्छे ग्रेड्स उसको मिले। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो एथलीट भी था, उसका स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा ध्यान। येन के और 2 छोटे भाई बहनों से येन सबसे बड़ा था, और उन दोनों छोटे भाई बहनों का ख्याल येन ने बहुत अच्छे से रखा। अब येन खुद बहुत अच्छा प्लेयर था हैंडबॉल का, तो उसने अपने ना सिर्फ भाई बहनों को हैंडबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर बनाया, बल्कि वो स्कूल की टीम के अंदर मेन कोच का काम कर रहा था। हैंडबॉल के अंदर येन का कोई मुकाबला नहीं, लिटरली वो बहुत अच्छा प्लेयर है हैंडबॉल का। और उसने ना सिर्फ स्कूल की टीम का बल्कि इंटरस्टेट लेवल तक येन ने जर्मनी के अंदर रहते हुए हैंडबॉल के मैचेस खेले। खैर अब 2007 तक आते आते येन की उम्र 19 साल की हो चुकी थी। अब वो ग्रेजुएट जल्दी ही होने वाला था, लेकिन इन ग्रेजुएट के बाद उसके बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स थे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स जाकर या तो स्पोर्ट्स के अंदर अपनी और आगे की पढ़ाई करेगा और इसको ही अपना आगे का करियर बनाएगा, या फिर हो सकता है वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री हासिल करके किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का काम करे। काफ़ी अच्छे अच्छे उसके प्लान्स थे। बट 20 अगस्त 2007 का दिन आ चुका था। येन श्नाइडर शाम होते होते अपने कॉलेज से वापस अपने घर आया, और अभी वो बस रेस्ट कर ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल बजा, और जैसे उसने वो फ़ोन देखा उसके ऊपर नंबर देखा, वो नंबर काफ़ी जाना पहचाना सा था। जी हाँ, ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि सेसन की तरफ से आई थी। और सेसन का कॉल जैसे ही येन श्नाइडर ने उठाया, वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सेसन के साथ बातें करने लगा, और सेसन ने रिक्वेस्ट की येन श्नाइडर के साथ कि क्या तुम आज रात को मुझे एक हैंडबॉल का सेशन प्रैक्टिस करवा सकते हो, क्योंकि हमारा आने वाले कुछ दिनों में स्कूल के अंदर एक मैच होने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस चीज़ की प्रैक्टिस करवा दो आज ही, ताकि मैं अपनी टीम के लिए अच्छा सा परफॉर्म कर सकूँ। सो येन उस टाइम पर
बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन उसने मना नहीं किया क्योंकि सेसन उसकी पहले भी स्टूडेंट रह चुकी थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया कि चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आज रात को हम प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी तरफ येन श्नाइडर को थोड़ा सा लालच भी था पैसों का कि अगर वो सेसन को एक रात के लिए ट्रेनिंग दे देगा, एक मैच की प्रैक्टिस करवा देगा, तो ऑब्वियसली सेसन उसके बदले उसको अच्छा खासा पैसा भी देगी। सो ये सब बातें सोचकर येन ने तुरंत हाँ कर दी कि चलो हाँ ठीक है, आज रात को हम मिलते हैं ग्राउंड के अंदर और वहीं पर हम मैच प्रैक्टिस शुरू करेंगे। थोड़ी देर तक रेस्ट करने के बाद अब शाम ढल चुकी थी, सूरज ढल चुका था। सो दोबारा से येन अपने बिस्तर से खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े बदले जो कि अब उसने एथलीट वाले वो कपड़े डाले और अपनी बहन कैमिलिया को कहते हुए कि हाँ मैं अब जा रहा हूँ बाहर मैच प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। बस उसने यही कहा था कि वो मैच प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। और ये बात बोलकर येन अपने घर से बाहर निकला, उसने अपनी साइकिल उठाई और अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुका था। ग्राउंड पर पहुंचकर उसने सेसन का इंतजार करना शुरू किया और रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास सेसन वहां पर अकेली पहुंची अपनी साइकिल लेकर। और वहां मिलते ही सेसन ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें इस ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि हमें तो एक विला पड़ा हुआ है, पास ही में एक विला है, उस विला के बाहर जो ग्राउंड बना हुआ है उस ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करनी है। अब ये बात उस टाइम पर येन को थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कहो हम वहां चल पड़ते हैं। सो ये दोनों लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर उस विला की तरफ जाने लगे। उस विला वाले ग्राउंड पर पहुंचकर अभी ये दोनों लोग यानी कि सेसन और येन श्नाइडर, ये दोनों अपने बैग से वो हैंडबॉल वगैरह निकाल रहे थे, अपने गियर्स निकाल रहे थे, अपने जूते वगैरह सेट कर रहे थे। और तभी मौके पर एक मर्सिडीज गाड़ी पहुंची। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर डेनिस ई बैठा हुआ था और वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 18 साल का रोमा भी मौजूद था। अब ये रोमा भी एक अलग लेवल की भसड़। असल में जब ये रोमा पैदा हुआ था तब से इसके बाप ने बहुत ही भयंकर दारू पीनी शुरू कर दी और जैसे वो दारू पीकर घर आते ही ना सिर्फ रोमा की बल्कि उसकी माँ के साथ साथ और भी जितने बच्चे थे रोमा के भाई बहन, इन सारों की कुटाई करता। और इस टाइप की जब अपब्रिंगिंग किसी बच्चे को मिलती है तो हम उसका दोष नहीं ठहरा सकते। उसके दिमाग में बहुत ही छोटी उम्र के अंदर एक ट्रॉमा लग जाता है जो कि आने वाले टाइम में उसकी लाइफ को काफ़ी परेशान करके रखता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है लिटरली। खैर रोमा और डेनिस दोनों गाड़ी से उतरे, गाड़ी बंद करी और ये दोनों उसी ग्राउंड की तरफ जाने लगे जहाँ पर सेसन और येन अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाले थे। और तभी सेसन और येन दोनों ने देखा कि सामने से 2 लोग आ रहे हैं चलते हुए उनके पास। अब इस टाइम पर सेसन को तो सब कुछ पता था, लेकिन येन जिसको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर अभी क्या होने वाला है। सो जैसे ही डेनिस ई और रोमा उसके पास पहुँचे, बिना हाय हेलो के डेनिस ने सीधा येन से एक लाइटर मांगा क्योंकि वो उस टाइम पर सिगरेट अपने मुंह के अंदर लगाए हुए था। येन खुद भी एक स्मोकर था तो उसने तुरंत अपनी जेब के अंदर से लाइटर निकाल कर डेनिस ही को दे दिया। डेनिस उस लाइटर को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ गया, वहां अपनी सिगरेट लाइट करी, पीछे से उसने गाड़ी की डिग्गी खोली, उसके अंदर से बेसबॉल बैट निकाला, डिग्गी वापस बंद करी और वापस येन के पास आकर बजाय उसका लाइटर वापस देने के बल्कि उस बेसबॉल बैट के साथ उसने येन के मुंह के ऊपर एक खींचकर वार किया। येन बेचारा एक ही वार के अंदर नीचे जमीन पर गिर चुका था। जी हाँ, आप इस टाइम तक समझ चुके होंगे कि वो कॉल जो सेसन ने करी थी येन श्नाइडर को आज रात मैच की प्रैक्टिस करवाने के लिए, वो सेसन ने खुद नहीं करी थी, ना ही उसका कोई आने वाले दिनों में कोई मैच होने वाला था, बल्कि वो कॉल जानबूझकर येन को यहाँ बुलाने के लिए इस डेनिस ई ने सेसन से करवाई थी ताकि येन इस ग्राउंड के अंदर उन्हें रात के टाइम पर अकेला मिले और वो उसके साथ बदला ले सके। एक बहुत ही फ्रेंडली मीटिंग एकदम से केओस में बदल गई। जैसे ही येन नीचे जमीन पर गिरा उसी टाइम रोमा और डेनिस ने मिलकर उसको बैट से पीटना शुरू कर दिया उस बेसबॉल वाले से। इतने भयंकर उसके ऊपर वार किए कि लगभग अब येंग बेसुध हो चुका था। येंग को मारते मारते डेनिस रुका। सेसन जो कि साइड में खड़ी थी सब कुछ देख रही थी, उसने हेल्प करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। सेसन के पास गया, उसको एक लिप किस करी और बोलने लगा कि देखो मैं अपना प्यार तुम्हारे सामने प्रूव कर रहा हूँ तुम्हारे दुश्मन से बदला लेकर। ये काम डेनिस ने कई बार किया, बीच बीच में रुकता, सेसन के पास जाता, उसको किस करता, उसको बोलता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और वापस आकर येंग को मारना शुरू कर देता। लेकिन अब आप बस सोच कर देखिए, येंग खुद एक एथलीट था, उसकी हाइट और बॉडी वेट काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन अब ये अटैक इतना सरप्राइजिंग था कि येंग खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। जबकि थोड़ी देर बाद वो बैट रोमा ने अपने हाथ में ले लिया और येंग के दोनों पैरों को खोलकर बेचारे येंग के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर उसने वो बैट मारना शुरू कर दिया। जबकि पीछे खड़ा हुआ डेनिस वो उसके सिर के ऊपर लात ही लात मार रहा था। इतने भयंकर लातें कि बेचारे का स्कल पूरा फ्रैक्चर हो चुका था। थोड़े बहुत वार और करने के बाद 19 साल का येंग श्नाइडर बेचारा वो उस जमीन के ऊपर, उसी ग्राउंड के ऊपर डेड पड़ा हुआ था, उसकी मौत हो चुकी थी। इस ग्राउंड के ऊपर वो
अपनी स्टूडेंट सेशन को मैच प्रैक्टिस करवाने के लिए आया था। जब इन सबको पता चला कि यैन श्नाइडर मर चुका है, उसके बाद रोमा और डेनिस ने अपने अपनी जेब में रखा हुआ सुट्टा निकाला, उसको लाइट किया और उसको फूंक कर फाइनली इन लोगों ने यैन श्नाइडर की बॉडी को उठाकर अपनी गाड़ी यानी कि मर्सिडीज़ के अंदर रखा और तीनों वापस इस गाड़ी के अंदर बैठे, इंक्लूडिंग सेशन भी। और सबसे पहले गाड़ी चलाते हुए सेशन के घर गए, सेशन को उतारा। सेशन अपने घर में जा चुकी थी। ये गाड़ी सीधा डेनिस के पिता का एक बहुत ही बड़ा वेयर हाउस, उसके अंदर अच्छी खासी जगह पड़ी हुई थी, वहां पर लेकर गए इस गाड़ी को। यैन श्नाइडर की बॉडी को उस वेयर हाउस के अंदर डंप किया। इस गाड़ी को वापस चलाकर डेनिस के घर पर पहुंचे। डेनिस और रोमा उस घर के अंदर जाकर आराम से मूवीज देखने लगे, सुट्टा फूकने लगे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो या फिर जो हुआ हो वो बहुत ही रूटीन काम हो। देर रात तक जब यैन वापस नहीं आया तो यैन की बहन कैमिलिया, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। उसने अपने माता पिता के साथ भी डिस्कस किया कि यैन उसको बोल कर गया था कि वो एक मैच प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, उसने वो नहीं बताया। और अभी देर रात हो चुकी है, वो घर पर भी नहीं आया। पूरी रात यैन का परिवार यैन को ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। अगले दिन तक पैनिक पूरा सेट हो चुका था। ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन में गए, वहां जाकर यैन को मिसिंग रिपोर्ट किया। पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो यैन के साथ, तो आसपास के सभी हॉस्पिटल्स के अंदर यैन की फोटो भेजी और पूछने लगे कि क्या आपके पास कोई एक्सीडेंटल केस आया है, लेकिन हर हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। या फिर अब पुलिस वालों ने बोलना शुरू किया कि हो सकता है यैन अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया हो और हो सकता है कुछ दिनों बाद वो वापस भी आ जाए। जिस टाइम पर पुलिस वाले, यैन का परिवार और यैन के वो सभी दोस्त जिनके साथ यैन रहता था, वो सभी यैन को ढूंढ रहे थे। उसी टाइम पर डेनिस अपने घर मौजूद था। वो अपने घर से बाहर निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, सीधा उसी दोस्त काई के पास गया जिससे उसने पहले वो आइडिया मांगा था कि किसी का मर्डर कैसे करते हैं। काई के पास जाकर उसने बहुत ही कैजुअली काई से पूछा कि किसी बॉडी को डिस्पोज कैसे किया जाता है। अब ये काई, इसने भी बहुत ही कैजुअल वे में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हलवा मांग रहा हो, इस वे में उसने डेनिस को समझाना शुरू किया कि देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बॉडी डिस्पोज करने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि उसके छोटे छोटे पीसेस करो, उसको किसी बड़े सारे पॉट के अंदर डालो, अलग अलग पॉट्स के अंदर डाल के ऊपर सीमेंट डाल दो और किसी आसपास के नदी या फिर नहर के अंदर डिस्पोज कर दो। ना तो वो कभी बॉडी मिलेगी, ना ही कभी कोई क्राइम प्रूव हो पाएगा। इनफैक्ट ये आइडिया देने के बाद काई ने तो अपना ऑफर तक रख दिया कि अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं उसको डिस्पोज करने में। डेनिस ने भी मना नहीं किया कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ चलो, हम उस बॉडी को डंप करेंगे। काई, डेनिस और रोमा ये तीनों उसी गाड़ी के अंदर बैठकर पास ही के एक हार्डवेयर स्टोर में गए। काफ़ी सारा सामान लिया इन्होंने, टूल्स वगैरह लिए बॉडी को काटने के लिए, और उन सभी टूल्स को लेकर वापस से उसी वेयर हाउस में पहुंचे जहां उन्होंने पिछली रात यंग श्नाइडर की बॉडी को डंप किया था। वापस उस बॉडी को गाड़ी के अंदर लोड करके ये काई के एक दोस्त का अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ था इस बिल्डिंग के अंदर, जो बिल्डिंग अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, इस बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर ये बॉडी को लेकर गए और वहां जाकर इन लोगों ने अब काम शुरू किया। आने वाले 2 दिनों तक ना सिर्फ रोमा, काई और डेनिस बल्कि यहाँ पर सेशन खुद इंक्लूड थी। जैसे ही ये बॉडी इस अपार्टमेंट की बेसमेंट में पहुंची, सेशन भी मौके पर पहुंच चुकी थी और इन चारों लोगों ने मिलकर बेचारे यन श्नाइडर की बॉडी को काटना शुरू किया और टोटल 14 पीसीज किए। इनमें से एक को भी उस बॉडी को देखकर या फिर उसके पीसीज को देखकर कुछ अजीब फील नहीं हुआ। ये सेशन भी कुछ कम नहीं थी, इसका भी एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल था इस पूरे कांड के अंदर। जैसे जैसे लोग बॉडी को कट करते जा रहे थे, उसमें से जो भी माल निकलता, खून निकलता, इस सेशन का काम था उस खून को साफ करना। ब्लीच इसके पास बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद था। इसने उस ब्लीच से सारे फर्श के ऊपर लगा हुआ वो खून साफ करना शुरू किया। तकरीबन 2 दिनों तक इस अपार्टमेंट में रहने के बाद डेनिस इस अपार्टमेंट से बाहर निकला, अपने पिता के पास गया। वहाँ जो उनकी कंपनी में एक वैन जो काम कर रही थी, उस वैन को मांगा। ये वैन लेकर वापस इस अपार्टमेंट में आया। अब ये वैन खाली नहीं थी, इसके अंदर पहले से ही उसने बाजार में रुक कर काफ़ी सारे गमले खरीद लिए थे, भारी भारी गमले जो कि कंक्रीट के बने होते हैं। आपने देखा भी होगा, हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। वो गमले काफ़ी सारे खरीदे, और ना सिर्फ गमले बल्कि बहुत सारे सीमेंट के कट्टे, बहुत सारे रोड़ी वगैरह और क्रेशर वगैरह के कट्टे अपने साथ लेकर इस वैन के अंदर रखकर वो इस अपार्टमेंट में वापस पहुंचा। नीचे गया, बेसमेंट में सारा सामान उन्होंने अनलोड किया और उन गमलों के अंदर बॉडी के पीसेस रख के, एक एक गमले के अंदर एक एक पीस रख के, ऊपर से मसाला बनाकर सीमेंट और रोडी क्रेशर का वो सारा मसाला अंदर भरा और पैक करके पूरा सील करके वो वापस गमले इन लोगों ने रखने शुरू किए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि बेचारे यन श्नाइडर का जो टॉर्सो था, जो उसका पेट और ये छाती वाला हिस्सा था, इस हिस्से को इन लोगों ने कुछ ज़्यादा बारीक पीसीज के अंदर नहीं काटा और वो बड़ा सारा हिस्सा किसी एक गमले में आने के लिए तैयार नहीं था। वो एक गमले के अंदर फिट ही नहीं हो रहा था। सो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस हिस्से को बाद में कहीं डंप करेंगे, बाकी ये जो 13 हिस्से हैं इनको पहले ठिकाने लगा कर आते हैं। सो इन लोगों ने वो 13 गमले
अपने साथ अपने वैन के अंदर रखे और ये चारों लोग सीधा नेका रिवर के ऊपर बने हुए एक ब्रिज पर पहुंचे और बिना किसी के आवाजाही के, जब इनको लगा कि कोई इन्हें नहीं देख रहा, ये चारों लोग वैन से उतरे। पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर जितने भी गमले उन्होंने रखे थे उन गमलों को उठा कर नेका रिवर के अंदर फेंकना इन्होंने शुरू कर दिया। उसको डंप करके आने के बाद फाइनली इनका वो टॉर्सो बचा हुआ था जो कि अपार्टमेंट के उस बेसमेंट के अंदर रखा हुआ था। उस टॉर्सो को देखकर इन चारों ने डिस्कस किया कि इसको भी हम बारीक बारीक पीसेस के अंदर काटेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, बाद में इसको थोड़े टाइम के लिए यहीं रखो, लेकिन ऐसे नहीं, इसको एक डस्टबिन, ये बाहर जाकर एक बड़ा सारा जो डस्टबिन वाला बॉक्स होता है उस डब्बे को लेकर आए। उस डब्बे के अंदर इस टॉर्सो को रखा, डस्टबिन का ढक्कन ऊपर से बंद किया और इस अपार्टमेंट से निकल चुके थे। बट 27 अगस्त 2007 का दिन आ चुका था और अब तक भी ये टॉर्सो, ये पूरा धड़ जो थी, ये धड़ उस डस्टबिन के अंदर, उसी बेसमेंट के अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन अब इसने बहुत गंदी तरीके से सड़ना शुरू कर दिया और वो जो उसकी बदबू थी वो उस बेसमेंट से निकलकर आसपास के पूरे इलाके के अंदर फैल चुकी थी। और सभी लोग जो उस बेसमेंट के आसपास से निकलते या फिर और भी लोग जो इस बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे, लगभग उनकी नाक जल चुकी थी। उसने अपना काम करना तक बंद कर दिया होगा, इतनी गंदी बदबू। इससे परेशान होकर लोगों ने जांचना शुरू किया कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। आसपास रहने वाले लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कोई जानवर वगैरह मर गया हो और उसकी लाश ऐसे सड़ रही हो और उसी की बदबू आ रही है हमें भी। इस बदबू को ढूंढते ढूंढते फाइनली ये लोग एक फ्लैट के आगे खड़े थे जिसकी बेसमेंट का रास्ता वो नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन जाने के अंदर हिम्मत किसी की भी नहीं। सो फाइनली इन लोगों ने इस फ्लैट के ओनर लैला के, जो कि काई का बहुत अच्छा दोस्त था, लैला के को कांटेक्ट किया। उस लैला के ने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं आ सकता, मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन मैं अपने केयर टेकर को भेज देता हूँ, वो जाकर देख लेगा कि आखिर क्या बीमारी है। सो वो केयर टेकर थोड़ी देर बाद जैसे इस अपार्टमेंट के पास आया, तकरीबन 30 फुट वो दूर था इस बेसमेंट के रास्ते से, लेकिन तभी वो समझ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये स्मेल कोई जानवर की नहीं है जो सड़ रहा हो, बल्कि यहाँ कुछ बीमारी और ही है। उस केयर टेकर को भी अंदर जाने में अकेला डर लग रहा था, सो उसने तुरंत पास ही के एक फ़ोन बूथ के ऊपर जाकर अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया। कुछ ही देर बाद पुलिस वालों की गाड़ियाँ चाँव चाँव करते हुए इस बेसमेंट के पास पहुँच चुकी थी और फाइनली केयर टेकर ने दरवाज़ा खोला। उस दरवाजे को खोलते ही जो असली स्मेल थी वो अब बाहर आई, पुलिस वालों के नाकों को सड़ा रही थी। लिटरली काफ़ी सारे पुलिस वालों ने तो उल्टियां तक कर दी। खैर, जैसे तैसे पुलिस वाले नीचे गए, लाइट ऑन करी और अंदर का हाल देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान। फर्श के ऊपर बहुत सारे खून के निशान, उसको साफ करने के निशान, जैसे पोछा मारते हैं बाद में वो लाल लाल सा रह जाता है धब्बा सा, वैसे वैसे काफ़ी सारे निशान थे। और कोने के अंदर एक डस्टबिन पड़ा हुआ था और सबको क्लियरली पता चल रहा था कि ये स्मेल उस डस्टबिन से आ रही है। 3 पुलिस वाले उस डस्टबिन को तलाशने लगे, जबकि बाकी पुलिस वाले इस घर को तलाश रहे थे। इस घर में उनको काफ़ी सारे कपड़े मिले जो कि पूरे तरीके से खून से लदे हुए थे और ये कपड़े किसी और के नहीं बल्कि येन श्नाइडर के ही थे। जैसे उस डस्टबिन को बाहर लाया गया, उसको खोलकर एक्चुअल में देखा गया तो हर कोई हैरान था, क्योंकि अंदर एक धड़ पड़ा हुआ था जो कि पूरे तरीके से काला हो चुका था, फूला हुआ था। उसके अंदर लिटरली हर जगह पर कीड़े पड़ चुके थे, अंदर तक कीड़े घुसे हुए थे, उसको खोखला कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पुलिस वालों ने उस धड़ को बाहर निकाल कर एविडेंस बैग के अंदर डाला और उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया और बाकी के जो कपड़े मिले थे उन कपड़ों से उसकी पहचान करवाई गई। और ये कपड़े पहचानने वाले सबसे पहले येन श्नाइडर के माता पिता थे। जी हाँ, वो इन कपड़ों को देखकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगे। उनका डीएनए मैच किया गया, ना सिर्फ ब्लड सैंपल के साथ बल्कि उस टॉर्सो के साथ भी, जो कि परफेक्ट मैच था। इस बात में कोई डाउट नहीं था कि ये बॉडी येन श्नाइडर की ही है। जल्दी ही पुलिस वालों ने लैला के को अपने पास बुलाया और लैला ने बताया कि उसका ये फ्लैट उसके दोस्त काई ने 2-3 दिनों के लिए मांगा था, क्योंकि उसको यहाँ पर रुकना था। तो जल्दी पुलिस वाले काई तक पहुँच गए और काई के जब उसके 2 पटे लगे पुलिस वालों के, तो काई ने भी सब कुछ हक दिया, सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे रोमा, डेनिस और सैसन, इन चारों ने मिलकर कांड बैठाया था। और जल्दी ही इन चारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब पूछताछ शुरू की गई और पूछताछ में सामने आया कि कैसे कैसे उन लोगों ने कांड बैठाया, जिसके बाद इस मर्डर ने पूरे नेशन के अंदर, पूरे जर्मनी के अंदर बहुत सुर्खियां बटोरी। इस मर्डर को द सीमेंट मर्डर के नाम से जाने जाने लगा। काई ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस पूरे कांड के अंदर 4 नहीं बल्कि 5 लोग इन्वॉल्व थे। 5वां डेनिस का पिता, क्योंकि उसको शायद पता था कि उसके बेटे ने क्या कांड किया है, तभी उसने वो वैन भी दी और अपने वेयर हाउस में उस बॉडी को रखने की जगह भी दी। शायद हो सकता है उसके पिता भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व हों। पुलिस वालों ने तुरंत डेनिस के पिता को भी उठाया, लेकिन एट द एंड कोई भी सबूत खास कुछ मिला नहीं उसके पिता के खिलाफ, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। इन चारों का मेडिकल करवाया गया, लेकिन 3 मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल थे। बट डेनिस के मेडिकल के अंदर डीप डिप्रेशन और पैथोलॉजिकल जेलसी, ये सब चीज़ें सामने आई।
जिस वजह से उस पूरे केस को जुवेनाइल माना गया। फरवरी 2008 के अंदर इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और जब भी इसकी डेट्स पड़ती, इसकी तारीखें लगती इस केस की, तो येन का पूरा परिवार कोर्ट रूम के अंदर आकर बैठता, लेकिन बार बार उनको कोर्ट रूम से बाहर जाना पड़ता क्योंकि जैसे ये चारों अपने किया हुआ कांड जज साहब के सामने बता रहे होते तो बेचारे येन के माता पिता वो ये चीज़ें नहीं सुन पा रहे थे कि उनके बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ। इसलिए मजबूरन उनको कोर्ट से बाहर आना पड़ता ताकि अंदर ट्रायल आराम से चल सके। अब आपको इस पॉइंट पर आकर लग रहा होगा कि ये केस यहीं ख़त्म हो गया। आज तो वीकी ने एक बहुत ही नॉर्मल सा केस बताया, इसके अंदर तो कुछ खास कोई ट्विस्ट नहीं था। लेकिन ये केस यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस केस का एक ऐसा सच बाहर निकल कर आया जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी तक तो आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और जब मैंने उसको जाना, जब मेरे को उसके बारे में पता चला, तो सच में मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि इस सच ने केस की पूरी बेस लाइन ही बदल दी, उसकी सारी टाइमलाइंस बदल दी कि ऐसे इस वजह से सब कुछ हुआ। जी हाँ, अभी तक आपको पता था कि सेसन का बॉयफ्रेंड डेनिस, उसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी क्योंकि सेसन वर्जिन नहीं थी और उसके साथ 7 लोगों ने ऐसा कुछ पहले भी किया था, संबंध बनाए थे, और उनमें से ही ये एक येन श्नाइडर भी था। बट कोर्ट के अंदर खड़े होकर इस सेसन ने खुद एडमिट किया कि येन ने उसके साथ कभी भी कोई संबंध नहीं बनाए, कभी भी कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश ही नहीं करी। इनफैक्ट ये सेसन खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती थी येन श्नाइडर को और उसने काफ़ी बार येन श्नाइडर के सामने अपने प्रपोजल भी रखे, लेकिन येन ने हमेशा उसको एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट किया, कभी भी उसके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी येन श्नाइडर के साथ। वो किसी भी हद तक जाकर येन श्नाइडर को पाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी येन ने इग्नोर किया, वो सब कुछ मना करता रहा क्योंकि येन को अपना फ्यूचर आगे का दिख रहा था। इन सब चीज़ों में पढ़कर वो अपना फ्यूचर नहीं ख़राब करना चाहता था। इसीलिए इस सेसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जब डेनिस उसे मिला और डेनिस ने उसको कंट्रोल करना शुरू किया और फाइनली जब उसने नाम पूछे कि बता तेरे साथ किस किस लोगों ने संबंध बनाए हैं, तो इस सेसन ने उसमें येन श्नाइडर का भी नाम लिख दिया कि मेरे साथ इस येन श्नाइडर ने तो ज़बरदस्ती संबंध बनाए थे, उसका रेप किया था, बलात्कार किया था। ऐसा कुछ बताकर सेसन ने इस डेनिस को और ज़्यादा भड़का दिया और डेनिस ने ठान लिया कि वो इस येन श्नाइडर का तो मर्डर करके ही मानेगा, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। येन श्नाइडर ने कभी भी सेसन के साथ कोई संबंध नहीं बनाए। इस सेसन ने सिर्फ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कि आखिर इस येन श्नाइडर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कैसे कर दिया। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट लड़की है। अगर ये रूम में बैठी है तो सबको पता होना चाहिए कि ये बैठी है यहाँ पर, इससे बातें करे, सभी लोग ये चाहती थी। और जैसे ही येन श्नाइडर ने इसका प्रपोजल रिजेक्ट किया तो इस सेशन के ईगो के ऊपर बात आ चुकी थी कि आखिर उसने मना कैसे कर दिया, ये उससे बदला लेकर रहेगी। और बदला कुछ इस तरीके से लिया गया। सो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसे कौन से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और देखे हैं, अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे, या फिर जो लोग अभी भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर बंधे हुए हैं जो ना चाहते हुए भी चल रहा है। धक्का लगा रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि या तो किसी की मजबूरी हो जाती है रिलेशनशिप चलाने की, या फिर किसी को मजबूर किया जाता है रिलेशनशिप चलाने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलेशनशिप ऐसे आगे जाकर टॉक्सिक बन जाते हैं और वो आगे जाकर क्राइम में बदलने में देर नहीं लगाते। सो अगर आप भी ऐसे किसी रिलेशनशिप के अंदर फंसे हुए हैं तो आप उसके बारे में अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें, या फिर आप चाहिए तो किसी अथॉरिटी से जाकर हेल्प भी ले सकते हैं, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे NGOs हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मेरे साथ भी डिस्कस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये मेरे Instagram ID, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हो सकता है मैं आपको कोई सजेशन दे पाऊँ। वैसे मैं कोई इसमें काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है फिर भी कुछ हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, उनके बारे में स्टडी किया है। सो डिस्कस कर सकते हैं बस। ये मेरे Instagram ID, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस केस से रिलेटेड कुछ खास फोटोज़ या फिर फुटेज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये केस जर्मनी का है और वहाँ से कोई भी क्राइम होता है तो उसकी कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़, इनफैक्ट विक्टिम या फिर कल्प्रिट की भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बाहर नहीं आती कभी भी। वो हमेशा ब्लर करके ही बाहर निकालते हैं पब्लिक में। सो इस केस से रिलेटेड कुछ भी मेरे पास खास है नहीं, लेकिन फिर भी आप Instagram पर आकर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे Instagram ID, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आकर उस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट v.deepika2 को एंड कमेंट पिक में डू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।